स्टूडेंट्स, सोशल स्टडी के स्टर्न पर सेकंड चैप्टर का जो हमारा 4A नंबर का क्वेश्चन है वो स्टार्ट कराने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर मिनरल्स एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल इन आवर लाइफ। So listen very carefully. Substances which are extracted by digging deep the earth surface are called mineral substances. कहने का मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिन्हें अर्थ सरफेस को गहराई तक डीप तक खोद कर डिगिंग करके निकाला जाता है, ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल के बारे में। मिनरल आर द बेसिस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आपको बताएं कि जो जितने भी मिनरल्स हैं वो बेस हैं मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आप चारों तरफ इतनी फैक्ट्रीज़ वगैरह जो देखते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखते हैं, वो किस पे बेस पे खड़ा हुआ है, मिनरल बेस पे खड़ा हुआ है। जैसे आपको पता है कि हर फैक्ट्री को बनाने के लिए क्या लगता है, आयरन स्टील लगता है, तो वो किससे आता है, मिनरल से आता है। सीमेंट लगता है, वो किससे आता है, मिनरल से आता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसका बेस कौन है, मिनरल्स हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, सेकंड है मशीन इन द इंडस्ट्रीज, शिप, हाई बिल्डिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ वेपन्स, कॉइन्स एंड क्या अदर मेटेलिक थिंग आर यूज, ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल सब्सटेंसेस। यानी कहने का मतलब है इंडस्ट्री में लगने वाली मशीन, बड़े बड़े शिप्स है ना, और इसके अलावा हाई राइजिंग बिल्डिंग, बहुत ऊँची ऊँची इमारतें जो बनी जाती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वेपन, तरह तरह के हथियार, कॉइन्स जो करेंसी होती है, एंड अदर मेटेलिक थिंग यानी बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो साइकिल से लेकर मोटरसाइकिल से लेकर जो कार वगैरह होती हैं उन चीज़ों के बारे में कह रहे हैं, एसवी, आल्पिन वगैरह, ऑल आर प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द मेटेलिक सब्सटेंसेस। सबकी सब किससे निकाली जाती हैं, मेटेलिक सब्सटेंस से निकलती हैं, है ना। उस दिन भी मैंने आपको लास्ट में जाते जाते बताया थे सारी बातें। विदाउट आयरन एंड कोल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नॉट पॉसिबल। देखो किसके बिना, कोयले के बिना और आयरन के बिना, कोल और आयरन के बिना तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है। मान लीजिए आपने आयरन की मदद से अपने कोई इंडस्ट्री सेटअप भी कर ली, तो उसे चलाने के लिए पावर तो चाहिए ना, तो थर्मल पावर ही मोस्ट ऑफ फैक्ट्री में यूज़ करते हैं, तो कोयला चाहिए उसके लिए। तो आयरन और कोल मिनरल्स के बिना क्या आता है, कोई भी फैक्ट्री जो है रन करना पॉसिबल नहीं होता। फिफ्थ पॉइंट है मिनरल हैव ए इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द पावर रिसोर्सेज। मिनरल क्या करते हैं, पावर रिसोर्स जो है, जितने भी हमारे पावर रिसोर्स हैं उनमें इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं। इकोनॉमिक एंड जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है कंट्री का, वो कांट बी पॉसिबल विदाउट दैम। यानी मिनरल्स के बिना कुछ भी पावर रिसोर्सेज है ही नहीं है। मतलब पावर रिसोर्सेज में इनका लगभग आप मान के चल सकते हैं 80 से लेकर 90% का कंट्रीब्यूशन होता है, और किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक या दूसरे टाइप का जो डेवलपमेंट है वो इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, एवरीथिंग वी यूज़ आवर डेली लाइफ डायरेक्टली रिलेटेड टू मिनरल्स। हम अपनी डेली लाइफ में जो भी आर्टिकल यूज़ करते हैं, जितनी भी ऑब्जेक्ट या थिंग यूज़ करते हैं, उनमें से कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से क्या होता है, मिनरल से ही मेड होती हैं। और आप कुछ भी ले लीजिए, सपोज दैट आप ये भी चौक उठाकर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इट मेड बाय मिनरल, कैल्शियम सल्फेट नाम के मिनरल से बनता है। तो हर वो चीज़ जो हमने आसपास यूज़ कर रहे हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से किससे बनी हुई है, मिनरल से बनी हुई है। आई होप मैंने अगर आज आंसर का रिवीजन कराया है तो आपको ये क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं हाउ कैन मिनरल बी कंजर्व। मिनरल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, तो सुनिए, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल, ये हेडिंग है। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स कुड बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड। यानी मिनरल का जो कंजर्वेशन है या जिसका जो प्रिजर्वेशन है उसको हम ऐसे इन मेथड के थ्रू कर सकते हैं। क्या है, नंबर 1, एवरी कंट्री शुड रियलाइज दैट दिस वेल्थ ऑफ नेचर इज़ ऑल्सो द फ्यूचर जनरेशन। हर एक कंट्री को ये रियलाइज़ करना चाहिए, महसूस करना चाहिए कि जो नेचर की जो वेल्थ है उसे हम अगली जनरेशन के लिए रखें, और फर्दर जनरेशन मानी जो आने वाली हमारी पीढ़ियाँ हैं उनके लिए बचा कर रखें। हर एक कंट्री को ये सोचना चाहिए। देयर फॉर द एक्सप्लोटेशन ऑफ द मिनरल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड बी लिमिटेड। यानी हर कंट्री को अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, समझ रहे हैं ना आप लोग, हर कंट्री को अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए उतना ही मिनरल एक्सप्लॉइट करना चाहिए, निकालना चाहिए जितना उसको ज़रूरी है। ये नहीं कि कुछ भी किया बस पैसा कम रहा है उससे तो उसको खूब एक्सप्लॉइट की जा रहे हैं। इंडिया में भी तो ये तो प्रॉब्लम है अपने इंडिया में कि ज़रूरत से ज़्यादा ही हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। बहुत दिक्कत वाली चीज़ है इसीलिए। अब बात करते हैं दैट द बैलेंस बिटवीन द मैन एंड नेचर कैन बी द मेंटेन। और इससे तरह क्या होगा, अगर हम ये सब करेंगे कि क्या करेंगे, अपने
डेवलपमेंट तो करेंगे, साथ में क्या करेंगे, अपने जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उनको लिमिटेड एक्सप्लोरेशन करेंगे, तो मैन और नेचर के बीच में क्या होगा, एक बैलेंस बना रहेगा। इंसान और प्रकृति जो है उसके बीच में एक पर्टिकुलर बैलेंस बना रहेगा। आ रहा है ना समझ में। अब बात करते हैं, ह्यूमन क्वालिटी शुड नॉट बी द डेट्रियोरेटेड ड्यू टू द कंपोजिशन, यानी जो इंसानों की जो गुणवत्ता है वो गिरेगी नहीं। इस पूरी लाइन का मतलब क्या है, इस तरह अगर कम करेंगे तो जो इंसानी जीवन है उसकी गुणवत्ता नहीं गिरेगी। ईच कंट्री शुड ट्राई द फाइंड द सब्स्टिट्यूट ऑफ द दीज मिनरल। हर एक कंट्री को ये भी सोचना चाहिए कि मिनरल का कोई सब्स्टिट्यूट हो तो वो हम यूज़ कर लें, है ना। जैसे हमारे कंट्री में मान लीजिए कुछ भी है तो अब कुछ थोड़े चेंजेस लेकर आ रहे हैं। हम जहाँ पर पहले मिनरल यूज़ करते थे वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अब दूसरे रिसोर्स से वर्क कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, पहले इंडिया में मोस्ट ऑफ जगह क्या था, हाइडल पावर था, तो वो तो वाटर रिसोर्सेज हो गए, वो मिनरल से कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा हमारा था थर्मल पावर। थर्मल पावर में हम कोल नाम के मिनरल का यूज़ करते थे। अब इंडिया ने धीरे धीरे अपने क्या करा है, उसके सब्स्टिट्यूट लेकर आए हैं। जैसे इंडिया ने जो है नेचुरल गैस वो यूज़ कर रहे हैं, वो भी एक मिनरल है। तो फिर क्या करें बताइए, किसका यूज़ करें। तो इंडिया ने न्यूक्लियर पावर का यूज़ करना स्टार्ट किया है। उससे काफ़ी हद तक क्या है, हमारे जो मिनरल हैं उनको वो सब्स्टिट्यूट कर पा रहे हैं कि मिनरल रिसोर्सेज का यूज़ नहीं हो रहा उनमें। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड, मटेरियल पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट शुड नॉट बी यूज़। हमें अपने ऐसे मटेरियल यूज़ नहीं करना चाहिए। मिनरल्स के कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो एनवायरनमेंट में अच्छा खासा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, तो ऐसे जो मिनरल सब्सटेंसेस हैं उनको कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। इस पर भी थोड़ा हर कंट्री को ध्यान देना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, सब्स्टिट्यूट ऑफ मिनरल सब्सटेंसेस शुड बी सर्च, यानी मिनरल सब्सटेंस के सब्स्टिट्यूट रिसर्च करते रहना चाहिए। एक ऐसी लैब बनाई जानी चाहिए जहाँ पर जो हमारे मिनरल सब्सटेंस जिनका हम धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने एकदम फ्रैंक तरीके से यूज़ कर रहे हैं, उनको थोड़ा रोकने के लिए रिसर्च सेंटर खुलने चाहिए, ताकि जो है मिनरल के जल्दी से जल्दी अपने सब्स्टिट्यूट निकाल सकें। नेक्स्ट है, यूएनओ शुड मॉनिटर द एक्सप्लॉयटेशन यूज ऑफ द मिनरल बाय द कंट्री। जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसे देखना चाहिए कि हर कंट्री कितना मिनरल एक्सप्लॉयट कर रहा है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग कर रहा है या उससे ज़्यादा कर रहा है एक्सपोर्ट करने के लिए। तो उस पर भी क्या करना चाहिए, यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑल कंट्री का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको थोड़ा फोकस करना चाहिए कि कोई भी कंट्री कितना मिनरल यूज़ कर रहा है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, वाई द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल नेसेसरी। मिनरल का कंजर्वेशन क्यों नेसेसरी है। मिनरल आर द वैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ नेचर। मिनरल नेचर का दिया हुआ एक वैल्यूएबल गिफ्ट है, बहुमूल्य उपहार हैं, कहते हैं ना बहुत अच्छी गिफ्ट है। दे आर फॉर्म द करोड़ ऑफ ईयर्स, ये बहुत करोड़ों में ईयर्स में बने, बहुत लाख, आपको सबको पता है कि मिनरल्स बनने में करोड़ सदियाँ लग गई थी। तो आर द लिमिटेड, इनकी जो कैपेसिटी है, मतलब जो इनके जो स्टोरेज है, स्टोरेज कैपेसिटी, जो स्टोरेज वगैरह है वो काफ़ी लिमिटेड हैं। मैन इज़ एक्सप्लॉयट नेचर फॉर द डेवलपमेंट, मैन इज़ एक्सप्लॉइटिंग नेचर फॉर डेवलपमेंट ड्यू टू विच द क्वांटिटी ऑफ द मिनरल इज़ डिक्रीजिंग। इंसान क्या कर रहा है, अपने डेवलपमेंट के लिए इन मिनरल रिसोर्सेज को काफ़ी एक्सप्लॉइट कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, इनके जो रिजर्व हैं वो धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज़ होते चले जा रहे हैं। इट्स इल इफेक्ट कैन बी द सीन इन द एंड ऑफ द 21st सेंचुरी। इसके बुरे प्रभाव कब दिखेंगे, 21st सेंचुरी के लास्ट में दिखेंगे, यानी जो हम जिस सेंचुरी में जी रहे हैं उसके लास्ट आते आते आपको दिखेगा कि मिनरल रिसोर्सेज कम हो गए। सुना होगा ना कि पेट्रोल डीजल खत्म होने वाला है, वो सही कह रहे हैं। इस सेंचुरी के लास्ट तक आपको दिखेगा कि इस टाइप के मिनरल रिसोर्सेज हमारे पास है ही नहीं है, और सेंचुरी फिनिश होते ही बराबर आपको यह सेंचुरी, इसी सेंचुरी में कोल डिपॉजिट भी फिनिश होते दिखेंगे। इंसानों ने जो सदियों में जमा हुआ उसे कुछ सालों में ही खर्च करके रख दिया, सोच सकते हैं आप लोग। तो समझ में आया। इट्स इफेक्ट कैन बी सीन बाय द एंड ऑफ द 21st सेंचुरी। अब नेक्स्ट है, कंपोजिशन फॉर द एक्सप्लोटिंग वैल्यूएबल एंड यूजफुल मिनरल आर इंक्रीज रिजल्टिंग दैट द आवर कंट्री में इन्वेड द अदर। अगर हम क्या करें, इसको क्या करें, केवल ज़रूरत के हिसाब से हम इसको एक्सप्लॉइट करें, महत्वपूर्ण समझते हुए इनका अगर क्या करेंगे, इनका यूज़ हम बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज़ करते जाएंगे, तो क्या होगा, एक कंट्री क्या करेगा दूसरे कंट्री पे कैसा होगा, मतलब कि कंपैरिजन में जो है खराबी साबित होगा। नेचुरल बैलेंस बी इन द डिस्टर्बिंग ड्यू टू द एक्सप्लोइटिंग ऑफ मिनरल एंड ओवर यूज दीज द मिनरल सब्सटेंसेज इज पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट। देखो, एक तो क्या होगा, ज़्यादातर नेचुरल बैलेंस है वो ख़राब हो जाएगा, दूसरा एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो जाएगा, ये लाइन लिखी हुई है। इट इज नेसेसरी द कंजर्व मिनरल, इसलिए क्या करते हैं, मिनरल को कंजर्व करना बहुत नेसेसरी है। आया तो
कितने लोगों को समझ में आया कि मिनरल क्या है, नेचर का गिफ्ट है, बहुत करोड़ ऑफ ईयर्स के अंदर ये डिपॉजिट हुए हैं, बट इनका एक्सप्लोर इतनी फास्ट हो रहा है कि इनके जो रिजर्व है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, यही बताया था ना मैंने। और आपको कब दिखेंगे, 21वीं सेंचुरी में ही दिखेंगे कि ये ख़त्म होते जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इनके जो कंपोजिशन के हिसाब से इनको क्या करना है, उतना ही लिमिटेड यूज़ करना है। अगर ज़्यादा यूज़ करोगे तो नेचुरल बैलेंस ख़राब होगा, और लास्ट में मैंने बताया था कि पूरा एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो जाएगा, जैसा कि धीरे धीरे आप देखते भी जा रहे हैं कितना पॉल्यूशन बढ़ रहा है। सो इट इज़ नेसेसरी टू कंजर्व मिनरल, इसलिए ज़रूरी है कि मिनरल सब्सटेंस को हम बचाएं ताकि हमारा नेचर या जो हमारा अर्थ प्लैनेट है वो भी बच सके। आइए अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ, डिफरेंशिएट बिटवीन वाइट रेवोल्यूशन एंड येलो रेवोल्यूशन। मैंने बड़े ज़ोर से नाम लिया, इसलिए लिया कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आंसर को थोड़ा अच्छे से करना। सुन लीजिए, फर्स्ट पॉइंट है वाइट रेवोल्यूशन इज़ द क्लोजली रिलेटेड टू द एनिमल रेयरिंग। यानी जो वाइट रेवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है, एनिमल रेयरिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं पशुपालन, पशुओं को पालना, उससे रिलेटेड है वो। येलो रेवोल्यूशन रिलेटेड टू द एडिबल ऑयल एंड ऑयल शीड्स। जो येलो रेवोल्यूशन है वो किससे डिपेंडेड है, ऑयल से और ऑयल शीड्स, यानी जो तेल पैदा करने वाले, जो तेल और तेल पैदा करने वाले जो बीज होते हैं उनसे रिलेटेड होता है। नाम सुना होगा ना, सरसों वगैरह, सोयाबीन वगैरह, उनसे रिलेटेड है पूरा रेवोल्यूशन। इट इज़ नोन एज ऑपरेशन फ्लड। जो वाइट रेवोल्यूशन है उसको एक और नाम से जानते हैं, ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। इट हैज़ नो अदर नेम, येलो रेवोल्यूशन का कोई अदर नेम नहीं है। क्लियर। अब बात करते हैं, वाइट रेवोल्यूशन मीन इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द रूरल एरिया। पता है जो वाइट रेवोल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन इन द रूरल एरिया, यानी गाँव वाले इलाकों में क्या करना, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाना, उसकी टेक्निक देना गाँव वालों को। और इसमें क्या है येलो रेवोल्यूशन में, सुनिए थर्ड पॉइंट, इट स्ट्रेटजी टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फॉर एडिबल ऑयल एंड ऑयल शीड। इट इज़ नोन एज द येलो रेवोल्यूशन। आप समझिए, ये एक स्ट्रेटजी है किस बात की, यानी रणनीति है, एक नीति है भारत सरकार की, जिसमें क्या करते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट प्रोग्राम को बढ़ाया जा रहा है, किसकी, ताकि जो क्रॉप्स हैं उनमें किसका एरिया, जो रेशो है, यानी किसका, ऑयल का, और जो ईडेबल ऑयल हैं उनका, जो उनके सीड्स हैं उनका रेशो बढ़ सके। ये एक रिसर्च प्रोग्राम है, डेवलपमेंट प्रोग्राम है, किसके लिए, ऑयल और ऑयल शीड्स के लिए। आया आपको येलो रेवोल्यूशन अब समझ में। और आपको साइड में आते फोटो से भी सब कुछ दिख रहा होगा कि ये क्या मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या है, गवर्नमेंट हैज़ डेवलपमेंट न्यू स्पीसीज बाय द इंटरब्रीडिंग द लोकल काऊ एंड द काऊ ऑफ द फॉरेन ट्रेड। इसमें क्या करती जो सरकार है वो क्या कर रही है कि जो हमारी इंडिया की जो काउज़ हैं और बाहर की जो काऊ इनमें इंटरब्रीड करा रही है, आपस में उनको मिला रही है और एक न्यू वैरायटी प्रोड्यूस कर रही है, जिससे क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। इसमें क्या कर रहे हैं, फोर्थ पॉइंट में आ जाइए, वेरियस एफर्ट हैव बीन मेड टू द इंक्रीज ऑयल शीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मिशन बाय द स्टार्टेड द 1987-88 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें वेरियस एफर्ट्स यानी बहुत सारे प्रयास, अलग अलग तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, किसके लिए, ऑयल शीड के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। कैसे, टेक्नोलॉजी मिशन नाम की वो है संस्था है जो 87-88 से वर्क कर रही है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि ऑयल शीड का प्रोडक्शन देश के अलग अलग इलाकों में बढ़ा सकें। तो ये क्या करते हैं, ये क्या कर रही है, कुछ ऐसे ऑयल शीड का प्रोडक्शन, ऑयल शीड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में, उसका इंक्रीजमेंट अचीव करने के लिए क्या कर रही है, जगह जगह सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, लोकल लेवल पर, और एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं जगह जगह पर। ऐसे प्रोग्राम हमारी क्या कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कर रही है। क्या समझ में आया इसमें, ये पॉइंट समझ में आया आपको कि बहुत सारे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। कैसे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, टेक्नोलॉजी मिशन 87-88 में स्टार्ट किया उसने, तो उन्होंने क्या किया है, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, लोकल लेवल पर क्या कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किए हैं, किस बात के लिए, ताकि ऑयल और ऑयल शीड का प्रोडक्शन क्या हो सके, इंक्रीज़ हो सके। क्लियर। एक अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और समझा देता हूँ, आप लोग बहुत अच्छी तरह से करके रखिए। वाइट रेवोल्यूशन क्लोजली रिलेटेड टू एनिमल रेयरिंग। वाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, एनिमल रेयरिंग से। येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू ईडेबल ऑयल ऑयल शीड। अपना येलो रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, जो ऑयल होता है, ऑयल शीड्स होते हैं, उनसे रिलेटेड है। इट इज़ नोन एज ऑपरेशन फ्लड। वाइट रेवोल्यूशन का नाम जाना आपने, इसको ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। येलो रेवोल्यूशन क्या होता है, इट हैज़ नो अदर नेम, इसका कोई दूसरा नाम नहीं होता। वाइट रेवोल्यूशन मीन इंक्रीज इन द मिल्क प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम।
जो वाइट रेवोल्यूशन है उसका मतलब है मिल्क के प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट करना। किसके थ्रू बताइए? डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू। इसमें क्या है ये रेवोल्यूशन में? द स्ट्रेटजी ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन क्रॉप फॉर द ईडेबल ऑयल द ऑयल शीड नोन एज येलो रेवोल्यूशन। इसमें एक स्ट्रेटजी बनाई गई है जिसमें रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोग्राम इस्टेब्लिश किए गए हैं। किसके लिए? किस फील्ड में? ताकि ऑयल और ऑयल शीड का प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके इस फील्ड में। 3 पॉइंट क्लियर हो गए। 4 समझ लीजिए। गवर्नमेंट वाइट रेवोल्यूशन का 4th पॉइंट है गवर्नमेंट हैज़ डेवलप्ड द न्यू स्पीसीज बाय द इंटरब्रीडिंग ऑफ लोकल काऊ एंड द काऊ ऑफ द फॉरेन रेस। कहने का मतलब है भारत सरकार क्या कर रही है, जो यहाँ की देसी गाय होती हैं, है ना, लोकल काउस, और जो बाहर की फॉरेन रेस मतलब विदेशी गाय, उनका इंटरब्रीडिंग करा रही है। उससे क्या हो रहा है? न्यू स्पीसीज प्रोड्यूस हो रही है जिनका मिल्क बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। समझिए आप, देसी गाय कितना दूध देती है? 5 से लेकर 7 लीटर 10 लीटर अधिकतम। कोई गाय होती भी बहुत अच्छी तो वो कितनी दे देती है? 12 लीटर तक। लेकिन जो फॉरेन ब्रीड की जो गाय काउज होती हैं वो कितना 150 से 200 लीटर दूध देती हैं। अब कहोगे सर मजाक कर रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसा है। स्विट्जरलैंड में जो काऊ होती हैं वो कम से कम मशीन से उतना उनका मिल्क जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं तो एक बार में 200 लीटर देती हैं। तो उनसे इंटरब्रीड करा के हमारे इंडिया में ऐसी जो है गाय डेवलप कर रहे हैं ताकि हमारे इंडिया में भी क्या कर सकें, काऊ जो है ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन कर सकें। और हम सक्सेसफुल भी हैं उस मामले में। हमारा वाइट रेवोल्यूशन बहुत बड़े लेवल पर सक्सेसफुल हुआ है। इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल है हमारा अमूल, सुना है ना, अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, वो इसका बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है और वही एक बेस्ट रिजल्ट है किसका? वाइट रेवोल्यूशन का। येलो रेवोल्यूशन 4th पॉइंट क्या है? वेरियस एफर्ट्स हैव बीन मेड टू इंक्रीज ऑयल शीड प्रोडक्शन। बहुत सारे जो तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं उससे हमारा ऑयल शीड का प्रोडक्शन बढ़ा है। समझ में आया? टेक्नोलॉजी मिशन वाज स्टार्टेड इन द 1987 एंड 88 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा टेक्नोलॉजी मिशन करके स्टार्ट किया गया था 87-88 में, जब राजीव गांधी गवर्नमेंट थी उन्होंने स्टार्ट करवाया था। इन विच द ऑयल सीड प्रोडक्शन अचीव द मेजर ब्रेक थ्रू विच द हेल्प ऑफ द सोसाइटी। यानी पता है क्या होता है? इससे बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड तोड़ा है हमने ऑयल और ऑयल सीड प्रोडक्शन में, और उसको अचीव किया है हमने इस टेक्नोलॉजी मिशन की जो है, जो वो एफर्ट्स लगा रहा है उसके थ्रू। तो ये हमें बेनिफिट मिला है। आइए हमने 6 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आयरन इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। आयरन का हमारे जो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट है, मॉडर्न सिनेरियो है, उसमें क्या जो है इम्पोर्टेंस है। अब मैं क्या बताऊँ आपको, आप सब जानते हैं कि आयरन का कितना यूज़ है। चलिए अब आंसर में पढ़ते हैं। अमॉन्ग द मिनरल ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ आयरन ओर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने भी मिनरल हम अर्थ में से निकालते हैं उसमें से आयरन ओर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है। ये लाइन समझ में आई? इट इज़ ईजिली अवेलेबल ऑन द अर्थ इन लार्ज क्वांटिटी। ये हमारी अर्थ पे बहुत बड़ी लार्ज क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल है। मानते हो ना इस बात को? आयरन हैज़ द ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। लोहे ने, आयरन ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन को स्टैंड करने में, खड़ा करने में। अब इस बात को समझो, बिल्डिंग, पुल जो भी है सब कुछ किससे आ रहा है बताइए? इसी से तो बन रहा है पूरा। तो क्या लिखा है? इट इज़ द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री की बैकबोन है। ठीक, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ। ये पॉइंट है, स्मॉल एज वेल एज द लार्ज ऑब्जेक्ट यूज इन द डेली लाइफ लाइक द निडल, ब्लेड, ऑल पेन, नाइफ, मशीन, ट्रैक्टर, रेलवे, वेपन्स, कार एक्सेट्रा मेड बाय द आयरन। यानी सुई से लेकर अब जितने भी बड़े बड़े चीज़ें होती, ट्रक तक, वो सब चीज़ें किससे बन रही हैं? आयरन से बन रही हैं। आयरन यूज़ इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। आयरन का क्या यूज़ करते हैं? बिल्डिंग बनाने में यूज़ करते हैं। एंड क्या लिखा है? इन द इंडस्ट्रीज़, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ क्या कर रहे हैं? आयरन हैज़ द लार्ज कंट्रीब्यूशन इन द फुलफिलिंग द डेली रिक्वायरमेंट। हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत पूरी करने में काम आता है। कुछ भी आपको काम करना है बिना आयरन की ऑब्जेक्ट के आप कर नहीं सकते। आप कैसे भी सोच के देख लेना एक 10 मिनट के लिए कि मैं आयरन के बिना ये काम करके दिखा सकता हूँ, तो आप देखेंगे वहाँ पर नहीं। क्योंकि या तो फिर आप क्या होगे, इंसान को आदि मानव बनना पड़ेगा जब वो पत्थर और लकड़ी से काम करता था, वो कंडीशन आ जाएगी। तो आप ज़्यादा इफेक्टिव वर्क नहीं कर पाओगे, वो पुरानी स्थिति रहेगी और आपको बहुत ज़्यादा ओल्ड रिसर्च करना पड़ेगा। तो ये सब बस बातें छोड़ के ये समझ लो कि आयरन के बिना हमारी जो है डेली लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। अब क्या बताया मैंने? इकोनॉमिक एंड द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट ऑफ आयरन। किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आयरन के बिना पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? तो हम 7 नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे। वो थोड़ा लेंदी आंसर है, बढ़ा गया है, तो मैं सोच रहा हूँ उसको नेक्स्ट टर्न पे ले लूँगा। तो अब आप थोड़ा सा यहाँ तक ही करके रखिए, लर्न पूरा करना जो आपको मैंने 6 नंबर क्वेश्चन तक करवा दिया है।
डेली डेली करते जाओ और लिख लिख कर बेटा देखते जाओ क्वेश्चन हैं। आज के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकले हैं वो मैं पूरा स्टार्टिंग से बता देता हूँ इस चैप्टर में। नंबर 1, 2, 3A, 3D, 4A, 4B, 4C, 5 और 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, करके रखिए, एग्जाम में आएंगे, क्वार्टरली वगैरह में जब भी स्टार्ट होगा हाफ ईयरली। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ। अच्छा, पढ़ने का तरीका तो उस दिन मैंने बता ही दिया था। जब भी मैं ऐसे सोशल पढ़ाऊँ तब आपको क्या करना है, पूरा मोस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन फाइल में रखना है, सुनते जाना है और बाकी का थोड़ा बहुत यहाँ पिक्चर एक हल्की नज़र उठा करके यहाँ देखते जाना है, सर क्या दिखाते जा रहे हैं समझाते हुए, तो आपको बढ़िया समझ आएगा। और डेली वीडियो देख के तुरंत लर्न करो, इससे कोर्स आपका बराबर चलेगा। क्योंकि 1-2 हफ्ते बाद क्या होगा, रिसेंटली कुछ टेस्ट आया करेगा आपके लिए। आज जो पढ़ा है उसका टेस्ट आज ही, ठीक है, उसका फिर आंसर आपको देना पड़ेगा, तो फिर आपको दिक्कत आएगी। तो सारे लेक्चर अपने बिल्कुल जो फ्रेश आते जा रहे हैं वो फ्रेश लेक्चर आप डेली देखिए और उस पर जो है अपना कोई भी डाउट